नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द ब्यूरोक्रेट्स क्लब में। आज के इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल के पॉलिटी लेक्चर को लॉन्च करने जा रहे हैं और यह इसलिए क्योंकि आपको भी पता है बिहार स्पेशल की बात करें तो बीपीएससी लगभग 27 से 30 क्वेश्चन पूछती है जो आपके कट ऑफ निकालने में काफ़ी मददगार होगा। क्योंकि करंट अफेयर सब की बात करें तो वो कहीं से भी पूछा जा सकता है, उसमें हो सकता है आप 100% मार्क्स ना गेन कर सके, लेकिन कुछ ऐसे इजी सब्जेक्ट्स हैं, बिहार स्पेशल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, जहां से आप स्कोर कर सकते हैं और आप अपने कट ऑफ को भी निकाल सकते हैं। इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंटल इनिशिएटिव है, इसके तहत आपको बताना होगा कि क्या इस लेक्चर से आपको फायदा हो रहा है, तो हम उसी प्रकार से नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे जो कि आपके डिफरेंट सब्जेक्ट का होगा बिहार स्पेशल के अंतर्गत। तो आज हम बिहार स्पेशल के पॉलिटी सेक्शन को कवर करवाएंगे, उसके बाद हम आपका रिकमेंडेशन देखेंगे कि आप क्या चाहते हैं, उस हिसाब से हम फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट को कवर करवाने वाले हैं। इसीलिए आपको कमेंट करना है जल्दी जल्दी और अपने रिस्पॉन्स बताने हैं और हम उसी प्रकार से ये इनिशिएटिव को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि हम सब मिलके आगे बढ़ सके और आपकी तैयारी सुदृढ़ तरीके से चल सके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो पॉलिटी, ठीक है, बिहार की पॉलिटी को समझने से पहले थोड़ा सा बिहार का मैप का जानकारी होना जरूरी है, इसलिए हमने फ्रंट में मैप चिपकाया है। आपको क्या करना है, A4 शीट में प्रिंट आउट मैप को करवाइए या फिर बड़ा सा मैप आता है बिहार का, खरीद कर दीवार में चिपकाइए और जब तक आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है उसको फ्रिक्वेंटली आपको देखते रहना है, ताकि एक एक डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर लोकेटेड है वो आपको याद हो जाए। कौन से राज्य के साथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करता है, कौन से देश के साथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करता है, ये सब आपको याद हो जाना चाहिए। कौन सा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा छोटा है, सेंसस से भी रिलेटेड जो भी डाटा होंगे आप मैप से रिवाइज या रिकॉल कर सकते हैं। यह बार बार रिवीजन करने से ही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप मैप खरीदिएगा, चिपकाइएगा, बार बार रिवीजन करिएगा, ठीक है। तो ये है आपका बिहार का मैप प्यारा सा, और कौन कौन से राज्य बॉर्डर करते हैं आप देख लीजिए, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, और एक आपका देश है वो है आपका नेपाल, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जैसे ही आपको कुछ सेंसस वाला फैक्ट रटते हैं तो डायरेक्ट आपको मैप रिकॉल करना है, ताकि तुरंत याद हो जाए, वहीं के वहीं दोबारा आपको देखने की भी जरूरत ना पड़े। ये सब टैक्टिक्स है रिवीजन की, अगर आप फॉलो करते हैं तो मेक श्योर, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके एक एक तथ्य याद रहेंगे लंबे समय तक, भूलेंगे नहीं, ठीक है। सो लेट्स नाउ मूव टू अदर पार्ट्स। तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जानने की प्रयास करेंगे। जब हम बिहार की बात करें तो आपको ही पता है कि 1947 से पहले जो हमारा देश था वो गुलाम था ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत। लेकिन जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार भी ब्रिटिश शासन का हिस्सा ही था, ठीक है। और एक डेट आपको याद रखना है, 12 दिसंबर 1911। इस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो बिहार और ओडिशा है, पहले ये एक साथ हुआ करते थे और बंगाल भी एक साथ हुआ करता था। तो इस दिन अनाउंस किया गया कि भाई बंगाल से बिहार और ओडिशा को अलग किया जाएगा, अनाउंस किया गया था, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 1 अप्रैल 1912 को बिहार और ओडिशा को ऑफिशियली वेस्ट बंगाल से, मतलब बंगाल से सेपरेट किया गया और पटना उसका कैपिटल बनाया गया। ये भी ध्यान रखना है, दोनों बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद जब आपको पता होगा कि बिहार और ओडिशा एक साथ थे, लेकिन 1936 में बिहार और ओडिशा को भी अलग अलग किया गया, 1 अप्रैल 1936। ये डेट याद रखना है, इस बार भी बीपीएससी ने क्वेश्चन में पूछा है। उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि बिहार और झारखंड ये भी एक साथ थे। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नया राज्य क्रिएट हुआ बिहार से अलग होकर। तो क्या आपको पता है इन सब के बारे में? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे यस आई नो। उसके बाद कुछ अन्य फैक्ट्स, एरिया वाइज अगर देखिए पूरे
राज्य का मैपिंग अगर देखें तो एरिया में बिहार का जो नंबर है वो 12वां है, 12th है। और बिहार में पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था? 1952 में। तो ये सब कुछ डेट हैं जो बीपीएससी पूछ लेती है और पूछी गई हैं, बहुत बार ये सब फैक्ट पूछे गए हैं, इसलिए आपको याद रहना चाहिए। तो हमने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब आपको एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, आपको रिकॉल करके जवाब देना है कि भाई स्टेट अगर क्रिएट करना है या फिर स्टेट को मर्ज कर देना है या स्टेट के नेम चेंज करने हैं तो उसका अधिकार किसे दिया गया है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और क्या इसके लिए हमें संवैधानिक संशोधन करने की जरूरत होती है, ये भी आप सोचकर बताइए। चलिए अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको पता है कि जब आप गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ लेजिस्लेचर तो होता नहीं है, उसके साथ साथ आपका एग्जीक्यूटिव भी होता है, जुडिशरी भी होता है। सब एक साथ अपने अपने रोल निभा रहे हैं। जुडिशरी अपना काम कर रही है, एग्जीक्यूटिव अपना, और बिहार लेजिस्लेचर मतलब जो लेजिस्लेचर है वो अपना काम करती है। तो बिहार में भी इसी सिस्टम पर वर्क होता है, सेंट्रल लेवल पर भी इसी प्रकार से वर्क होता है, लोकसभा, राज्यसभा और फिर आपका जुडिशरी है। ठीक है, सबके अपने अपने फंक्शन निर्धारित किए गए हैं। तो जहां तक हम लेजिस्लेचर की बात करें, लेजिस्लेचर का मतलब जो कानून बनाता है। कौन है ये लेजिस्लेचर? तो आपको याद होगा कि हर 5 साल में चुनाव होता है और हम और आप चुनकर भेजते हैं नेताओं को, वो सदन में बैठते हैं, चाहे वो विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, वहां पर बैठते हैं, कानून के लिए बिल लाते हैं, उस पर चर्चा होती है और फिर गवर्नमेंट प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को रेफर करती है बेस्ड ऑन की वो स्टेट लेजिस्लेचर का है या फिर लोकसभा का है। उस हिसाब से फिर एसेंट मिलने के बाद, सहमति मिलने के बाद वो जो बिल है वो कानून बन जाता है। ये प्रक्रिया है। तो बेसिक ओवरव्यू हमने लेजिस्लेचर के बारे में बताया कि लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून बनाने वाली बॉडी। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है? जो कानून को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। अब बना तो दिया हमने कानून कि भाई ये जीएसटी है, अब इम्प्लीमेंट कौन करेगा? अब लेजिस्लेचर बैठ के तो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कंप्यूटर पर बैठ के, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा एग्जीक्यूटिव है, उसमें एक परमानेंट होता है और एक टेम्पोररी होते हैं। तो टेम्पोररी आपके नेतागण हो गए, परमानेंट हो गए ब्यूरोक्रेट्स। जैसे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई डिफरेंट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो वो आपके ब्यूरोक्रेट्स हो गए, वो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। उसके बाद क्या है कि भाई चलो ठीक है, कानून भी बन गया, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, लेकिन कोई निगरानी करने वाला तो होना चाहिए ना, कि भाई कोई देखे कि कई कानून हमारे संविधान के खिलाफ तो नहीं बना दिया गया, हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ तो नहीं बना दिया गया। अगर बना दिया गया तो फिर उसको संविधान के अनुसार तो वो फिर गलत होगा, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा जुडिशरी है, तभी आप देखते हैं जुडिशियल रिव्यू किया जाता है बहुत सारे कानून का। ठीक है, समय समय पर जुडिशरी फैसले सुनाते रहती है, जैसे राइट टू प्राइवेसी वाला फैसला हो गया, तो वो काम आपका जुडिशरी का हो गया। ठीक है, तो इतना बेसिक चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम बिहार लेजिस्लेचर की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक और कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, यूनिकैमरल और बाइकैमरल। ये क्या होता है? यूनिकैमरल मतलब आप समझिए एक सदन होता है, और बाइकैमरल मतलब बाय मतलब दो, यानी कि 2 सदन। तो बिहार में बाइकैमरल है, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। उसी प्रकार से आपको हमें बताना है कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर बाइकैमरल सिस्टम है, यानी कि दोनों सदन मौजूद है। और सेंट्रल लेवल पर क्या बाइकैमरल है या यूनिकैमरल है, और अगर बाइकैमरल है तो नाम क्या है? बार बार आपको रिकॉल हम करवा रहे हैं ताकि चीज यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, तो बिहार में बाइकैमरल सिस्टम है, इसका मतलब 2 हाउसेस हैं, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल और बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधानसभा भी कहते हैं। और क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है। और उसके बाद आप देखिए आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक हमारे संविधान में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है, कैसे ये फॉर्म होगा, मेंबर्स की संख्या क्या होगी, इलेक्शन क्या प्रक्रिया, इन सब के बारे में ये आर्टिकल चर्चा करता है। तो ये आपको बेसिक ओवरव्यू हमने बताया। उसके बाद आ जाते हैं बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में समझेंगे। तो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो ये हो गया आपका विधान परिषद। ठीक है, उसके बाद हम बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की भी बात करेंगे, ये तो हमने ओवरव्यू दिया। ठीक है, तो आप देखिए पहली बात ध्यान रखना है कि 1912 में ये काउंसिल बनाई गई थी, और आर्टिकल 169 जो हमारे संविधान का है वो अधिकार देता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट किया जाए।
ठीक है। अब आपको हमें बताना है कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्टैब्लिश करने की या फिर रिमूव करने की पावर किसे दी गई है। ये जल्दी से सोचिए, कमेंट में आंसर दीजिए। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है, चाहे किसी भी राज्य का हो या फिर जो राज्यसभा है, वो परमानेंट हाउस है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है। ऐसा नहीं कि 5 साल का टर्म है उसके बाद डिसॉल्व हो गया, वो आपका लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में डिसॉल्व होता है। जो राज्यसभा है या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यहाँ डिसॉल्व नहीं होता है। हाँ, जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। कैसे चुने जाएंगे हम देखने वाले हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये बातें हो गई, वो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। अब जब काउंसिल है तो कोई ना कोई चेयरपर्सन तो होगा जो उसको प्रिसाइड करेगा, जो हेड करेगा उस काउंसिल को, बिल्कुल। तो क्या नाम है? चेयरमैन। अगर चेयरमैन एब्सेंट है, चेयरमैन ने रिजाइन दे दिया, तो उसकी जगह पर कौन आएंगे? डेप्यूटी चेयरमैन आएंगे। अब आप हमें बताइए कि उसको इलेक्ट कौन करता है? तो जो काउंसिल के सदस्य हैं ना, वही उन्हें चुनते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कैसे चुना जाता है? तो तरीका आपको ध्यान रखना है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम, क्योंकि उतना डिटेल में बीपीएससी पूछती नहीं है। अगर यूपीएससी का कोर्स रहता तो हम जरूर आपको बताते, लेकिन आपको फिलहाल यही याद रखना है, ठीक है। अब आप देखिए, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको एक नियम के तहत बांधा गया है कि इसमें जो 1/6 मेंबर होंगे, 1/6, वो गवर्नर नॉमिनेट करता है, ठीक है। और जो बचे 5/6 हैं वो बेसिकली चुने जाते हैं वेरियस बॉडीज के द्वारा, लाइक म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, या फिर आपके मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि जैसा कि मैंने बोला कि ये परमानेंट बॉडी है, लेकिन हाँ, ये जो आपके 1/3 मेंबर्स हैं हर 2 साल में रिटायर कर जाते हैं। हाउस डिसॉल्व नहीं होती है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर कर जाते हैं, यानी कि हर 2 साल में नए मेंबर्स आएंगे। कितने नए मेंबर्स आएंगे? 1/3 आते जाएंगे, 1/3 जाते जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये भी मैंने बता दिया कि गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, कितना नॉमिनेट करते हैं? 1/6। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट्स को समझते हैं। जो पहला सिटिंग हुआ था काउंसिल का बिहार में, वो है 20 जनवरी 1913 बांकीपुर में। उसके बाद जब आपका फर्स्ट जनरल इलेक्शन बिहार में हुआ 1952 में, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, तो जो मेंबर्स था आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल का 72 कर दिया गया था। अभी क्या स्ट्रेंथ है? 75। ये अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको कंपोजिशन की बात बताई थी, तो कहाँ से मेंबर्स आते हैं? तो जितने भी टोटल सदस्य हैं, 1/3 जो मेंबर्स हैं ये लोकल बॉडीज लाइक म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इन सब से चुने जाते हैं। और फिर जो 1/3 है वो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य हैं वो चुनते हैं। उसके बाद अगर बोले 1/12 मेंबर्स, वो ग्रेजुएट्स चुनते हैं। उसके बाद फिर से 1/12 जो मेंबर्स है वो जो शिक्षक है सेकेंडरी स्कूल्स के, जिनको कम से कम 3 साल का अनुभव है, वो चुनते हैं। उसके बाद जो बच गया 1/6, वो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। तो जब आप इनको सम करिएगा तो टोटल नेट जो आएगा वो आपका 1 आएगा, मतलब 100%। और उसका फिर आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 1/3, फिर आपका 1/3, फिर 1/12, फिर 1/12, फिर 1/6, नेट करिएगा तो आपका 100% सीट आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है। जल्दी जल्दी से आप शेयर करिए, लाइक करिए दोस्तों के बीच, और हम इसी प्रकार से नए नए वीडियो लाने वाले हैं आपके लिए। अब ये जो मेंबर गवर्नर चुनते हैं 1/6, कौन कौन से फील्ड से होते हैं? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विस, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्या क्वालिफिकेशन होता है? तो आप देखिए, आर्टिकल 173 जो हमारे संविधान का है वो क्वालिफिकेशन की बात करता है। तो संविधान ने कुछ क्वालिफिकेशन की बात करे हैं कि भाई कम से कम 30 साल का उम्र होना चाहिए और भारतीय नागरिक तो होना ही चाहिए। बाकी क्या है कि आप अन्य किसी हाउस के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो आपका लोकसभा, राज्यसभा, इन सब का कोई भी सदस्य नहीं हो सकते आप, अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य होना चाहते हैं। साथ के साथ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकते आप। उसके बाद आप क्रिमिनल भी नहीं हो सकते। ये तो लॉजिक की ही बात है, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली पर आते हैं। हमने आपको बताया लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है।
क्या काम होता है इनका, लॉ बनाने का काम होता है। हालांकि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कुछ इसी प्रकार के काम करते हैं, लेकिन वो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि हर स्टेट में होता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते हैं, वो बेसिकली इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं। यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली हम और आप चुनकर भेजते हैं बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आप हमें बताइए हमारा वोटिंग एज कितने साल का है, कितने साल में वोटिंग करना एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। और बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली अपने अस्तित्व में 1937 में आई थी, जब बिहार ने स्टेटहुड हासिल किया 1936 में आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम ओडिशा। और उस समय जो बिहार असेंबली की स्ट्रेंथ थी 152 थी, अभी कितना हो गया है 243। याद रखना है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहां तक रिजर्वेशन ऑफ सीट की बात है तो 38 सीट्स रिजर्व किए गए हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, 2 सीट्स शेड्यूल ट्राइब्स के लिए लिए गए हैं, रिजर्व किए गए हैं। और अब जो आपका 106 अमेंडमेंट आया है जो आपका महिला के रिजर्वेशन को लेकर है, आई थिंक कि 106, ये एक बार आप कंफर्म करिएगा, ठीक है। तो वो जो आपका आया है वो भी आपका रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगा महिलाओं को, जब आपका डिलिमिटेशन कमीशन और सेंसस हो जाएगा तब, ठीक है। अब जैसा कि हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल में देखा था, वहाँ पर चेयरमैन है, डेप्यूटी चेयरमैन है जो हेड करते हैं। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन हेड करता है, तो यहाँ पर आपका स्पीकर का पद होता है। अगर स्पीकर एब्सेंट है या फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया है या फिर कुछ कारणवश उनका तबीयत खराब है, वो नहीं आ सक रहे हैं, तो फिर हेड कौन करेगा, डेप्यूटी स्पीकर। और कैसे चुने जाते हैं ये, तो असेंबली ही चुनती है इन्हें, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वालिफिकेशंस क्या है मेंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर इन सिंपल जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 173 में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन की बात कही गई है, भारतीय नागरिक होने चाहिए। यहाँ पर आप देखिए कम से कम 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए। और अगर स्पीकर के इलेक्शन की बात करें तो आप देखिए आर्टिकल 178 जो है वो स्पीकर के इलेक्शन की बात करता है। और मैंने आपको बताया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वही चुनती है, उसमें जो मेंबर्स मौजूद होते हैं। उसके बाद आप देखिए कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। राम दयालु सिंह ये पहले स्पीकर हैं बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के, आप आफ्टर इंडिपेंडेंस बात कर सकते हैं, ठीक है, राम दयालु सिंह। उसके बाद फर्स्ट लीडर एंड डेप्यूटी लीडर ऑफ हाउस कौन है, कृष्णा सिंह, जो कि बिहार के पहले सीएम भी कहे जाते हैं। और डेप्यूटी लीडर का मतलब डेप्यूटी सीएम होता है, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा ये पहले डेप्यूटी सीएम भी रहे हैं और डेप्यूटी लीडर भी रहे हैं। आपको पता होना चाहिए जो लीडर ऑफ हाउस होता है, अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो वो सीएम होते हैं, और जो लीडर ऑफ हाउस होते हैं लोकसभा के वो जनरली प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर की। क्या होते हैं प्रोटेम स्पीकर, नाम से ही पता चल रहा है ये जो पद बनाया जाता है स्पीकर का वो टेम्पोररी रूप से होता है। और ये कब बनाया जाता है, जब आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाता है और जब नया लेजिस्लेटिव असेंबली बनने का होता है तो उस समय नया स्पीकर नहीं चुना गया होता है। इसीलिए उससे पहले जो मेंबर्स को या फिर मिनिस्टर सबको ओथ सब दिलाए जाते हैं तो वो प्रोटेम स्पीकर करते हैं। और प्रोटेम स्पीकर गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, और यही प्रोटेम स्पीकर अगर लोकसभा की बात करें तो प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोटेम स्पीकर है ये स्पीकर के इलेक्शन की भी निगरानी करते हैं, मॉनिटर करते हैं। और एक बार जब स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है उसके बाद ये प्रोटेम स्पीकर का पद खत्म हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये टेम्पोररी रूप के लिए होते हैं। उसके बाद सेक्रेटेरिएट की बात कर लेते हैं। सेक्रेटेरिएट का क्या काम होता है, तो भाई जो आपके विधानसभा है, विधान परिषद है, अब उनको डेली बेसिस पे जो भी कार्य करने होते हैं उनको मदद कौन करेगा, कौन फाइल बताएगा कि भाई आज ये मुद्दा डिस्कस करना है, इस टाइम पर डिस्कस करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपका सेक्रेटेरिएट होता है, केंद्र लेवल पर भी है, राज्य सरकार के लेवल पर भी है। तो बिहार के लेवल पर पटना सेक्रेटेरिएट है और इसे 1912 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, प्रशासनिक कार्य राज्य के, वो कैरी आउट किए जाते हैं, ध्यान रखना है।
और जो पटना सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है ये जोसेफ म्यूनिंग्स के द्वारा डिजाइन की गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और व्यक्ति का नाम है मार्टिन बर्न 1913 में। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर लिया है। उसके बाद हम आते हैं बिहार एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब हमने आपको बताया, जल्दी से याद करिए कि भाई परमानेंट एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं और एक टेम्प्रोरी एग्जीक्यूटिव होता है। क्या हम मिनिस्टर्स को कहते हैं या नहीं कहते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद आप देखिए आर्टिकल 153 से लेकर 167 जो हमारे संविधान का है, यहाँ पर आपका बिहार एग्जीक्यूटिव या स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से हिस्से होते हैं, गवर्नर भी होते हैं शामिल, सीएम भी होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, ये सब मिलकर एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि भले ही गवर्नर एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, लेकिन ये विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब चलिए एक एक करके हम अलग अलग एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। तो यहाँ पर है गवर्नर की। तो गवर्नर की बात करें तो ये हेड ऑफ द स्टेट होता है। जैसे आप देखिएगा कि प्रेसिडेंट जो होते हैं हेड ऑफ द स्टेट होते हैं नेशनल लेवल पर, उसी प्रकार से स्टेट लेवल पर जो गवर्नर होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं और ये प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव ही होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ही इसे नियुक्त करते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 153 की बात करें तो ये साफ साफ कहता है कि गवर्नर हर एक राज्य के होंगे। लेकिन आप हमें बताइए वो कौन सा संवैधानिक संशोधन था जब यह अलाउ किया गया था कि एक गवर्नर 2 या 2 से ज्यादा राज्य के लिए हो सकते हैं। ठीक है, या फिर 2 या 2 से ज्यादा राज्य के लिए एक हाईकोर्ट भी हो सकता है। वो कौन सा संवैधानिक संशोधन था, जरूर आप बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट संवैधानिक संशोधन है, बीपीएससी इस टाइप के अमेंडमेंट को पूछती है। ठीक है, अब गवर्नर को तो अपॉइंट कर दिया गया, कितने टर्म्स का होता है, 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनको पहले हटाया नहीं जा सकता, इनको हटाया जा सकता है। इनका जो ऑफिस है, कार्यकाल है, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पर निर्भर करता है, यानी कि प्रेसिडेंट जब चाहे इन्हें हटा दे, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको ये भी पता होगी कि अगर लेट्स से कोई अगर लेजिस्लेचर का सदस्य है वो गवर्नर के पद पर आ गया तो फिर उस सदस्य का मेंबरशिप रद्द हो जाएगा, उस मेंबर का, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद कुछ फैक्चुअल बात कह देते हैं हम आपको। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आज़ादी के बाद जयराम दास दौलत राम, नाम याद रखना है। सेकेंड गवर्नर की बात करें माधव श्री हरि एने। और आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में ढूंढ कर बताइए चारों तरफ कि लेटेस्ट गवर्नर वो कौन है और उनके पद की संख्या क्या है, क्या वो 15वें गवर्नर है या कितने संख्या के गवर्नर है, यह आप हमें जरूर बताएं। अब चलते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर की बात कर लेते हैं। तो आप देखिए संविधान में सिर्फ और सिर्फ 2 क्वालिफिकेशन की बात की गई है अगर किसी व्यक्ति को गवर्नर बनना है। यानी कि अगर आपको गवर्नर बनना है आप 2 क्वालिफिकेशन रखिए, आप बन सकते हैं। इसलिए अपना मोरल हमेशा याद रखें कि आप कुछ हो या ना हो लेकिन गवर्नर भी बन सकते हैं। बस आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना है, बाकी 35 साल का उम्र होना है। हालांकि ये बोलने वाली बात होती है लेकिन आपको ही पता है इसमें कितना ज्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व रहता है। उसके साथ साथ कुछ 2 कन्वेंशन मतलब आप समझिए कि ये कोई कानून नहीं है, लेकिन बस ये परंपरा चलती आ रही है, लेकिन ये परंपरा टूट भी सकती है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2 कन्वेंशंस भी चलाए जाते हैं, परंपरा चलती आ रही है। इसमें क्या है कि जो गवर्नर होंगे वो उस राज्य के निवासी नहीं होने चाहिए, आउटसाइडर होने चाहिए, ताकि लोकल पॉलिटिक्स के इंटरफेरेंस से ये दूर रह सके। और जब गवर्नर के पद पर किसी को अपॉइंट किया जाता है, जो प्रेसिडेंट ही करते हैं, तो प्रेसिडेंट को चीफ मिनिस्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये दोनों कन्वेंशन, ये दोनों परंपरा जो है वो टूटी भी है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद देखिए आप कुछ कंडीशन जो संविधान ने रखा है गवर्नर के ऑफिस के लिए। पहली बात तो कि भाई कोई भी पार्लियामेंट का हाउस हो, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, उसके सदस्य नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर उसके सदस्य हैं और आप गवर्नर के पद पर आ गए हैं तो फिर आपको वहां का सीट वेकेंट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकते।
आप राजभवन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ऑफिशियल रेसिडेंस होता है गवर्नर का, और जो इनके एमोलमेंट्स यानी कि सैलरी, पेंशन, अलाउंसेस क्या मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, ये सब निर्धारित करने वाले कौन है? पार्लियामेंट है। ये पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑलरेडी हमने बात कर लिया है 5 साल, लेकिन इससे पहले ये रिजाइन कर सकते हैं। रिजाइन किसे देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। और 5 साल से ज़्यादा भी ये ऑफिस होल्ड कर सकते हैं जब तक नए गवर्नर अपने पोजीशन पर ना आ जाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये आपको पता है कि कोई भी राज्य बिना हेड के नहीं होते हैं, इसलिए हेड होना है। तो जब तक नए गवर्नर का इलेक्शन नहीं हो जाता है, नए चयनित नहीं हो जाते हैं, तो फिर जो पहले वाले गवर्नर जो एग्जिस्टिंग है वो 5 साल के टर्म को भी क्रॉस कर सकते हैं। इस बात भी आप याद रखिएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट रूल की बात कर लेते हैं हम। तो प्रेसिडेंट रूल कौन इम्पोज करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन गवर्नर कहीं ना कहीं रिकमेंड करता है कि प्रेसिडेंट साहब, कहीं ना कहीं हमारे राज्य की स्थिति सही नहीं चल रही है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम चल रहा है। कुछ उसके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, वो हम इमरजेंसी के चैप्टर में कभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है प्रेसिडेंट ही इम्पोज करते हैं। और अभी तक बिहार में प्रेसिडेंट रूल 8 बार लागू हो चुका है। इस बात को भी अच्छे से कान खोलकर याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सीएम के बारे में जानते हैं। सीएम बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, हालांकि इतना महत्वपूर्ण पद है फिर भी संविधान ने इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से चर्चा नहीं की है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 164 की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि जो सीएम होंगे, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ये गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। उसी प्रकार से जो मिनिस्टर होते हैं वो भी गवर्नर के ही द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन लेट्स से कि भाई इलेक्शन हुआ लेकिन किसी भी पार्टी को मेजोरिटी सीट हासिल नहीं हुई, तब गवर्नर किसे सीएम बनाएंगे? किसे बोलेंगे कि भाई मैं आपको सीएम बना रहा हूं और आप जो है बहुमत साबित कर दे? तब वहां पर गवर्नर का अपना डिस्क्रिप्शन होगा, पर्सनल डिस्क्रिप्शन होगा कि वो किसे चुनते हैं और किसे बोलते हैं कि भाई गवर्नर मैं हूं और मैं ही आपको बता रहा हूं कि आप जो है सीएम का पद संभालिए और अपना साबित करिए कि आपके पास जो भी बहुमत है वो पर्याप्त है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इतने डिटेल में हमने आपको बताया, उम्मीद करते हैं एक एक बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। उसके बाद देखिए टर्म्स की बात करें तो सीएम का भी टर्म 5 साल का होता है और गवर्नर इसे ओथ दिलाते हैं। और फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह और सेकेंड है आपके दीप नारायण सिंह। ये सब फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप हमें बताइए कि मिनिस्टर्स को कौन ऑथ दिलाते हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हालांकि हमने आपको बताया है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। और प्राइम मिनिस्टर की सैलरी अलाउंसेस कौन डिसाइड करता है, और जो आपके स्टेट मिनिस्टर की सैलरी सबको कौन डिसाइड करता है, ये आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। बीच बीच में हम इसलिए क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और अगर पूछ दिए जाए एग्जाम में तो आप वहां पर गलत करके नहीं आएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं आपसे। चलिए अब चलते हैं बिहार कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि जो भी मिनिस्टर्स बनाए गए हैं उसका ग्रुप आप कह लीजिए। और अगर सीएम जो कि इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लीडर होते हैं उनको हेड करते हैं, अगर सीएम ही रिजाइन कर देते हैं तो मान के चलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ध्वस्त हो जाती है और सरकार गिर जाती है। तो फिर या तो फ्रेश इलेक्शन होगा या फिर गवर्नर किसी दूसरे पार्टी के लीडर को बोल सकते हैं कि भाई साहब आप सरकार बनाइए और बहुमत साबित करिए। तो ये सब कुछ गवर्नर के भी अधिकार होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कैबिनेट, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो काफी बड़ा मेंबर का ग्रुप होता है, उसी का छोटा ग्रुप आप कह लीजिए कैबिनेट होता है, जो फैसले लेती है कि भाई क्या योजनाएं लागू करनी है, कब तक है, बहुत सारी चीजें वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। तो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ बिहार 1946 में बना था। आर्टिकल 163 की बात करें तो ये क्या कहता है कि भाई साहब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे और उसको हेड करने वाले सीएम होंगे, और क्या काम करेंगे, ये गवर्नर को एडवाइस देंगे ताकि गवर्नर अपने फंक्शन सुनिश्चित तरीके से कर सके। यही बातें हैं, यही आपका प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच लागू होता है। अब यहाँ पर अगर हमने पूछा है तो आप आर्टिकल का नाम भी बताइए कि वो आर्टिकल कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमने चिक चिक कर चिल्ला चिल्ला कर बताया है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही होता है कि अगर सीएम ने रेजिग्नेशन दे दिया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हो गया, यानी कि सरकार ध्वस्त हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है हमने आपको बताया ही है, ठीक है। और फिर आप देखिए जो गवर्नर मिनिस्टर्स को ओथ दिलाते हैं, चाहे वो सीएम को ओथ दिलाते हैं, उसके साथ साथ एक सिक्रेसी का भी ओथ दिलाया जाता है। और ये सब आपके 3rd शेड्यूल में मेंशन है। 2nd शेड्यूल में आपका जो अलाउंसेस हैं, सैलरी, इन सब के बारे में बताया गया है विभिन्न ऑफिशियल्स के। और जो आपका 3rd शेड्यूल है इसमें ओथ एंड अफर्मेशंस की बात की गई है कि कौन से जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है उनके जो हेड होंगे उनको क्या ओथ दिलाया जाएगा। और यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी है कि 1 से लेकर 12 शेड्यूल जो हमारे संविधान में दिए गए हैं वो आपको याद होने चाहिए। और इसी हिसाब से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 5th शेड्यूल में कितने राज्य आते हैं और 6th शेड्यूल किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके साथ साथ आप हमें बताइए कि जो आपका सब्जेक्ट का डिवीजन किया गया है यूनियन और स्टेट और रेसिडरी, वो कौन से शेड्यूल में शामिल किया गया है, ये भी आप हमें बताइए। उसके बाद आप देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि लेट्स से कि कोई व्यक्ति है, जैसे मैं ही एक व्यक्ति हूं या फिर आप हैं, अब आपको हमने मिनिस्टर बना दिया, लेकिन बात ये रही कि आप जनता के द्वारा चुनकर नहीं गए थे, बस आपको मिनिस्टर बना दिया गया। तो आप कब तक मिनिस्टर बनकर पद पर बैठे रहेंगे? तो यहाँ पर 6 मंथ मैक्सिमम, अगर इसके बीच आप चुनकर आ जाते हैं तो फिर आपकी मिनिस्टरशिप कंटिन्यू रहेगी। अगर आप नहीं आते हैं या फिर चुनाव हार गए हैं तो फिर आप भूल जाइए मिनिस्टर का ख्वाब देखना 6 महीने के बाद, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना है। और ये मैंने सैलरी वाली बात बता ही दी थी। उसके बाद आप देखिए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 जो किया गया था, इसमें क्या बातें की गई थी कि भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जिसमें आपके बहुत सारे मिनिस्टर्स के ग्रुप होते हैं, उसकी जो संख्या होगी वो 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, उससे ज्यादा नहीं होगी। यानी कि लेट्स से कि बिहार स्टेट लेजिस्लेचर में 243 है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मैक्सिमम संख्या होगी वो 15% से ज्यादा नहीं होगी। अब 15% क्या होता है आप हमें कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताइए, मैथ्स भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन जो मिनिमम है वो 12 होने ही चाहिए। अब भाई पता चला कि एक ही व्यक्ति को बस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में दे दिया जाए तो कैसे गवर्नमेंट फंक्शन करेगी? तो वो पूरा एक मोनोपोली हो गया ना, इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आपका क्लियर कंसाइज वे में उम्मीद करते हैं एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस के बारे में जो बिहार में है, और ये नेशनल लेवल पर भी है, हर एक राज्य में, लेकिन यहाँ पर मैंने बिहार का नाम दिया है, आप इसको स्टेट भी लिख सकते हैं, बात वही होगा, ठीक है, उसके लिए भी लागू होता है। तो आप हमें बताइए पंचायती इलेक्शन या फिर म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाती हैं? जी हाँ, यू आर थिंकिंग राइट, ये है आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन। लेकिन क्या ये संवैधानिक बॉडी है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल संवैधानिक बॉडी है ये, और इनका काम ही यही है पंचायती इलेक्शन, म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन करवाने का। तो फिर ये जो आपका नेशनल लेवल पर इलेक्शन कमीशन है वो किन के इलेक्शन करवाते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये जो आपका बिहार मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई है, ये संविधान के आर्टिकल 243 क्लाउज के में जाइएगा तो आपको ये मिल जाएगा। और इसको हेड करने वाले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं। कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर। इनको रिमूव कौन करते हैं ये आपको सोचकर बताना है, मैं कमेंट सेक्शन में नहीं पता लक्ष्मीकांत खोलिए, देखिए, उसके बाद रिप्लाई जरूर करें। उसके बाद है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये तो अभी आप उसी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा तो आपको पता होना ही चाहिए, इंटरव्यू में भी क्या पता पूछ लिया जाए। तो ये भी आपका संवैधानिक बॉडी है, संविधान के आर्टिकल 318 के अंतर्गत क्रिएट किया गया है। अब ये ना समझ ले कि आर्टिकल 318 में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है, 318 में पब्लिक सर्विस कमीशन एट द स्टेट लेवल इसकी बात की गई होगी। अब हर एक राज्य अपना अपना सर्विस कमीशन क्रिएट कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या हर एक राज्य में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है क्या? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। और इसमें आपका चेयरमैन होते हैं, अन्य मेंबर्स भी होते हैं, उन मेंबर्स की संख्या क्या होगी वो स्टेट गवर्नर निर्धारित करेंगे। और बीपीएससी की बात करें तो 1 अप्रैल 1949 को एग्जिस्टेंस में आया था, और इनके मेंबर्स की टर्म्स की बात करें तो 6 साल
का टर्म होता है, या फिर 62 ईयर्स ऑफ मैक्सिमम एज, जो भी आपका अर्लियर हो। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बीपीएससी कौन है? राजेंद्र सिन्हा, ठीक है, राजेंद्र सिन्हा, ठीक है, तो ये नाम याद रखना है। फिर है आपका बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो ये आपका स्टेट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आता है, आप हमें बताइए एग्जीक्यूटिव बॉडी, स्टेट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इन तीनों में क्या अंतर है? और चार चार उदाहरण जरूर आप हमें इन तीनों के बताएं ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। तो जैसे एक उदाहरण तो यही मिल गया आपको कि ये जो आपका बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंतर्गत बनाया गया है, यानी कि स्टेट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये पार्लियामेंट के एक्ट से बनाया गया है, तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें जो सदस्य होते हैं, चेयरपर्सन एंड 2 अदर मेंबर्स, गवर्नर अपॉइंट करेंगे। ये आपका बिहार के लेवल पर मैं बोल रहा हूँ आपको। उसी प्रकार से नेशनल लेवल पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उनके मेंबर्स कौन अपॉइंट करते हैं? जी हाँ, प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद अगर फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें, जस्टिस एस एन झा, नाम याद रखना है, ठीक है। अब इतना लेक्चर देने के बाद आप हमें बताइए कि क्या आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्लैरिटी मिली है या नहीं? क्या आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं या नहीं, या फिर अभी भी आपको कुछ शंका है, कुछ गड़बड़ी लगती है, कुछ डाउट रहता है? तो फिक्र क्यों करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई देने ही वाले हैं, ठीक है। और साथ के साथ आप ये मत भूलें कि हम आपके कमेंट का भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, ताकि हम अगले सब्जेक्ट के लिए अपना कंटेंट तैयार करें। अगर नहीं तो फिर ज़रूरत नहीं है, फिर आप हमें बताइए कि क्या करवाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बिहार जुडिशरी, तो जुडिशरी का मैंने आपको बताया इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमारे देश में। सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप लेवल पर, एपेक्स बॉडी, एपेक्स जुडिशरी। उसके बाद आपका हाई कोर्ट है विभिन्न राज्यों में, हर राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल हर राज्य में एक एक हाई कोर्ट नहीं है। टोटल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, कौन से राज्य में नहीं है, कौन से राज्य के हाई कोर्ट एक से ज्यादा राज्य का जुरिडिक्शन रखते हैं, ये सब आपको सोचकर कमेंट में बताना है, क्योंकि यहाँ पर हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और दिमाग में आते रहना चाहिए सब चीजें, ठीक है। फिर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी हमने बताया। हाई कोर्ट खासकर यहाँ पर हम पटना हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, हेडक्वार्टर पटना में ही है, और पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है कि कॉमन हाई कोर्ट 2 या 2 से ज़्यादा राज्य के लिए बना सकते हैं। और जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट का, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और ये आपको पता होगा कि कॉलेजियम सिस्टम के अनुसार अपॉइंट किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए जो जजेज हैं हाई कोर्ट के, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन से। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जब वो अपना रिकमेंडेशन देते हैं तो कॉलेजियम से कंसल्ट करते हैं। कॉलेजियम क्या है? बेसिकली कुछ ग्रुप ऑफ जजेस हैं जो बैठते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि कौन से जज को कौन से राज्य के लिए चयनित करना है। उसके बाद ये रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को जाता है और प्रेसिडेंट फिर अपॉइंट करते हैं। और ये कॉलेजियम सिस्टम पर क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है 69th में, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और अगर हाई कोर्ट जजेस की संख्या को इंक्रीज करना है, हाई कोर्ट जजेस की संख्या को इंक्रीज करना है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन आप हमें बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या को बढ़ाना है तो ये अधिकार किसे दिया गया है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वालिफिकेशन की बात करें जज ऑफ हाई कोर्ट के लिए, तो भारत के नागरिक तो होने ही चाहिए। जनरली आप देखेंगे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद है उसमें भारत की नागरिकता तो होनी ही चाहिए। उसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया है कि कम से कम 10 साल आपको जुडिशियल ऑफिस में कार्य करना है, ठीक है, भारत के किसी भी कोने में, या फिर आप हाई कोर्ट के वकील हो कम से कम 10 साल के लिए। ये 2 क्वालिफिकेशन, दोनों में से एक, प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए। साथ के साथ जो जज हैं हाई कोर्ट के 62 वर्ष तक वो मैक्सिमम ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। इनका कोई टर्म नहीं दिया गया है, 5 साल 6 साल कोई टर्म नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के जज का, ना ही हाई कोर्ट के जज का। बस इनका एज के हिसाब से लिमिटेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हाई कोर्ट इन बिहार की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है। तो जो हाई कोर्ट बिल्डिंग है जो पटना में बनाई गई है, उसका फाउंडेशन उस समय के वाइसराय लॉर्ड हार्डिंगे ने रखा था 1 दिसंबर 1913 को, और
3 फरवरी 1916 को यह बिल्डिंग इनॉग्रेट हुई थी और पटना हाईकोर्ट अपना फंक्शन 3 फरवरी 1916 से करना शुरू कर दिया। ठीक है, और कुछ जजेज के नाम जो बिहार से हैं ये याद रखना है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट सर जस्टिस एडवर्ड, बस इतना ही नाम याद रखिए, ऐसे तो पूछा नहीं जाएगा, बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है। उसके बाद लक्ष्मीकांत झा, ये फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस पटना हाईकोर्ट की रही आजादी के बाद। याद रखना है आपको, पटना हाईकोर्ट है उसमें जो चीफ जस्टिस, उसमें भी क्या फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो है आपका लक्ष्मीकांत झा। उसके बाद आप देखिए जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये बिहार से थी। ठीक है, अब आ जाते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर। तो हमने सुप्रीम कोर्ट देखा, हाई कोर्ट देखा, अब सबऑर्डिनेट कोर्ट जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट्स होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, है ना, ग्राम न्यायालय होते हैं, वो सब चीजें होती है, लोक अदालत होते हैं, लोकायुक्त होता है। तो इसके डिटेल में तो हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसके डिटेल में जाएंगे तो फिर से 1 घंटे का लेक्चर लगेगा। चूंकि हम बिहार स्पेशल का डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम बिहार तक ही सीमित रहेंगे। तो आप देखिए जो ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है बिहार में, मुजफ्फरपुर में है। और यहाँ पर कुछ ग्राम कचहरी का कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। ग्राम कचहरी को हम विलेज कोर्ट भी कहते हैं, कचहरी मतलब कोर्ट ही होता है, ग्राम मतलब विलेज, तो विलेज कोर्ट। तो बिहार एकमात्र राज्य है जिन्होंने ग्राम कचहरी या विलेज कोर्ट सेटअप किया था एज पर द बिहार पंचायती राज एक्ट 2006। एक बात ये भी ध्यान रखना है, बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 में आपका आया था, लेकिन इनिशियली जो वर्ष था दूसरा था, एक बार आप कंफर्म जरूर करें। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जो ग्राम कचहरी बनाया जाता है विलेज कोर्ट 5 सालों के लिए फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड। और जो सरपंच होते हैं, नाम से पता चल रहा है सरपंच, यानी कि पंचों में जो सरपंच होते हैं सबसे ऊपर होते हैं, वो लीडर होते हैं ग्राम कचहरी के। उसके बाद उप सरपंच होते हैं, वाइस चेयरपर्सन, और जो पंचेज होते हैं, है ना, वो बेसिकली मेंबर्स होते हैं आपके ग्राम कचहरी के, जो फैसला लेती है लोकल इश्यू पर। आपने देखा होगा अगर आप पंचायत कभी देखे होंगे तब। उसके बाद है आपका लोक अदालत। तो यहीं पर एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है, देख रहा है ना विनोद, तो क्या आपको ये डायलॉग याद है? एंड चलिए फिर देखते हैं लोक अदालत इन बिहार। तो लोक अदालत भी जो है छोटे छोटे मुद्दे जो हैं उसको सॉल्व करने के लोक अदालत ऑर्गेनाइज किया जाता है। किसके तहत? बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत। देखिए एक है आपका नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, नालसा जिसको कहते हैं, जो नेशनल लेवल पर फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है जो गरीब वंचित लोग हैं उनके, ताकि जिनके पास पैसा नहीं है वो भी जस्टिस पा सके। तो हर एक राज्य में आपको देखने को मिलेगा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, बिहार में भी है। क्या काम है इनका? तो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। उसके बाद है लोकायुक्त, ये गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और ये करप्शन के मुद्दे को देख रेख करते हैं, काफी ज्यादा पावरफुल बॉडी है। और इनको जो अपॉइंट किया जाता है, जो लोकायुक्त है, बेसिकली एक कमेटी होती है जो रिकमेंड करते हैं गवर्नर को, और तब जाके गवर्नर इन्हें अपॉइंट करते हैं। अब इस कमेटी में जो सदस्य होते हैं वो सीएम होते हैं, स्पीकर होते हैं, फिर अपोजिशन लीडर होता है, फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं। ये चीज याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की, तो टर्म्स 5 ईयर्स के होते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं, और 5 ईयर या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज जो भी है। उसके बाद है एडवोकेट जनरल, जैसे नेशनल लेवल पर अटॉर्नी जनरल है जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं पूरे देश के, उसी प्रकार से राज्य के जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं उनको हम एडवोकेट जनरल कहते हैं। और ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, संवैधानिक पद है। आर्टिकल 165 के तहत इसे क्रिएट किया जाता है और ये गवर्नर अपॉइंट करते हैं। जल्दी से आप हमें बताइए क्या इनका टर्म होता है या फिर प्लेजर ऑफ गवर्नर होते हैं, आप हमें बताइए। तो इतना डिस्कस करने के बाद अब हम आ गए हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बिहार पंचायती राज एक्ट 1947, और जो ऊपर हमने देखा था शायद उसे अमेंड करके कुछ किया गया होगा। ठीक है, तो बीच बीच में अमेंडमेंट भी किया जाता है, तो इस बात से आप घबराएं नहीं। तो सबसे पहले जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है, कुछ इंपॉर्टेंट कमिटी जो कंस्टिट्यूट की गई है पंचायती राज के लिए या फिर लोकल बॉडीज के लिए, तो याद रखना है बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बना था, जिन्होंने बोला था कि भाई साहब पंचायती राज 3 टायर का होना चाहिए। एक तो आपका जिला परिषद सबसे टॉप पर, उसके नीचे पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक पंचायत, उसके भी नीचे आपका ग्राम पंचायत यानी कि विलेज पंचायत, ये ध्यान रखना है।
उसके बाद आपका अशोक मेहता कमेटी आता है 1978 में, जिन्होंने बोला कि भाई 2 टायर होने चाहिए, और ब्लॉक लेवल पर इन्होंने शायद रिकमेंड नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद अन्य कमेटी जो याद रखना है, हनुमंता राव कमेटी 1983 में, जीवी के राव कमेटी 1985 में, एलएम सिंघवी कमेटी 1986 में, पी के थंगन कमेटी 1989 में, हरलाल सिंह खर्रा कमेटी 1990 में। ठीक है, और फिर वैसे तो जब लोकल बॉडीज को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था तब भी देश में पंचायत चल रहे थे, लेकिन कभी उनका इलेक्शन ही नहीं होता था, तो कभी जल्दी डिसॉल्व हो जाता था, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं, मालिकाना हक वाला चीज हो जाता था। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपका कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कर दिया गया, संवैधानिकरण कर दिया गया लोकल बॉडीज का। ठीक है, और इसका बेसिक फोकस क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इससे पहले क्या था कि पावर स्टेट के हाथ में थी या फिर केंद्र सरकार के हाथ में थी, लेकिन इसके बाद संवैधानिक 73rd संशोधन के बाद क्या हुआ, संशोधन में बोल रहा हूँ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हाँ यही मैं बोल रहा हूँ। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो पंचायती राज है, म्यूनिसिपैलिटीज है, इनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, और आप देखेंगे कि 1992 में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, और जो हमारा 24 अप्रैल 1993 है, इसको बेसिकली नेशनल लेवल पर एग्जीक्यूट किया गया। इसीलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो जब ये 73rd CAA किया गया तो उसके साथ पार्ट 9 भी जोड़ा गया, और फिर आपका 11th शेड्यूल भी जोड़ा गया। ठीक है, 2 शेड्यूल जोड़े गए थे ना, आपके 11th एंड 12th शेड्यूल, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो कुछ अन्य फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कम से कम यहाँ पर 21 वर्ष होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का, अगर उनको चुनाव में लड़ना है, चुनाव में खड़ा होना है। ठीक है, और क्या फीचर्स है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस खासकर बिहार का, तो SC और ST के लिए रिजर्वेशन है, ये नेशनल लेवल पर भी है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार के लेवल पर। और हाँ, ये ध्यान रखना है कि वैसे तो इस अमेंडमेंट के तहत, 73rd अमेंडमेंट के तहत 33% वुमेन रिजर्वेशन की बात की गई, लेकिन राज्य सरकार पर यह छोड़ दिया गया कि वो 33% से ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो जैसे आप बिहार सरकार को देखिए, वो 50% देती है, उसी प्रकार से बहुत सारे अन्य राज्य हैं जो 50% रिजर्वेशन देती है। क्या आप उन राज्यों के नाम बता सकते हैं? BPSC ने इस पर भी क्वेश्चन पूछा है, तो जरूर आपको बताना चाहिए, कम से कम रिकॉल तो होगा, सीखिएगा तो 1-2 ही नाम, लेकिन जरूर बताएं। उसके बाद आप देखिए, जो पंचायत का ड्यूरेशन है 5 साल है, लेकिन अगर 5 साल से पहले डिसॉल्व हो गया तो फिर जो नया पंचायत बनेगा वो रिमेनिंग टर्म तक ही बनेगा। मतलब कहने का आप समझ लीजिए कि लेट से 5 अभी आपका पंचायत बना, ठीक है, अब भाई साहब ये 4 साल में ये डिसॉल्व हो गया, तो अगर आपका नया पंचायत बनता है तो फिर सिर्फ 1 साल तक ही ये रहेगा। तो ये है आपका कंसेप्ट। उसके बाद एक और चीज है, जो कम से कम 4 मीटिंग्स होनी चाहिए ग्राम सभा का 1 साल में, और जो फंक्शंस दिए गए हैं कि क्या कार्य इनको एलोकेट किए गए हैं, वो आपका आर्टिकल 243G में एलोकेटेड है। कैसे याद रखिएगा, G मतलब ग्रामीण, ठीक है, तो पंचायती राज के फंक्शन 243G में, उसी प्रकार से 243W में आप जाइएगा तो वहां पर आपका म्यूनिसिपैलिटीज के फंक्शन दिए गए, तो W से urban याद रखिएगा, तो ऐसे करके आपको याद रहेगा। उसके बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243I के तहत क्रिएट किया गया है। आई मतलब इनकम और इनकम मतलब फाइनेंस, ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद सदस्य के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आर्टिकल 243F में, आर्टिकल 243K के तहत जो पंचायत का इलेक्शन होगा वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा, ये बातें कही गई है। और आर्टिकल स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में तो हमने बता दिया। एक बार आपको इन सब्जेक्ट्स पर भी नजर रखना है, क्योंकि इस पर भी BPSC ने क्वेश्चन पूछा है। हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आपको एक बार देखना है, रिवाइज करना है, आपका काम हो जाएगा, लेकिन याद करके जाना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे, धरती के किसी भी कोने से क्वेश्चन पूछ ले तो आप जवाब देने में समर्थवान हो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं। तो जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1992 के तहत, वो आपका अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट लेकर आता है, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज ये सब है। ठीक है, 73rd पंचायती, 74th अर्बन लोकल गवर्नमेंट यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज सब। और इसमें आपका पार्ट 9A के तहत इसे ऐड किया गया। पार्ट 9 हो गया आपका पंचायत, पार्ट 9A हो गया आपका अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, और ये आपका 12th शेड्यूल ऐड किया गया। ठीक है,
अब देखिए जो अर्बन लोकल बॉडी है इसमें 3 टियर है, जैसे उसमें पंचायत में 3 टियर है, इसमें भी आपका 3 टियर है। एक तो आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है, जो बड़े बड़े शहरों के लिए हो गए जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, कम से कम 10 लाख का पॉपुलेशन होता है उनके लिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए म्युनिसिपल काउंसिल, उसके बाद नगर पंचायत, 3 लेवल पर है। याद रखना नगर पंचायत ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा है, ना कि पंचायती राज का हिस्सा, ये अच्छे से याद रखना है। 5 साल का ड्यूरेशन होता है, वही नियम कानून लागू होते हैं जो हमने बताया आपको। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, ये भी आपका अर्बन लोकल बॉडी का हिस्सा है, ना कि पंचायती राज का, अच्छे से याद रखना है। अब चलिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं। तो आप देखिए बिहार के लेवल पर सेंसस 2011 की बात करें तो अभी 12 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लेकिन लेटेस्ट डाटा के अनुसार ये 12 से ज्यादा है। तो कितनी संख्या है जल्दी से आप हमें सर्च कर बताएं। और जो पहला सिटी है बिहार का जिसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिला वो पटना नहीं है, मुजफ्फरपुर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 15 अगस्त 1952 को क्रिएट हुआ था, ये ध्यान रखना है, आज़ादी के बाद की बात की जा रही है। और ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाए जाते हैं वो राज्य सरकार अपनी असेंबली में बिल लाकर उसे पास करवाकर बनाते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि बहुत ही पावरफुल बॉडी होती है, बहुत ही पावरफुल फंक्शन होते हैं इनके पास, इसीलिए, ठीक है। और इसके अंतर्गत 3 अथॉरिटी होते हैं, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लेयर की बात करें तो एक तो काउंसिल होता है, एक स्टैंडिंग कमेटी होता है, एक म्युनिसिपल कमिश्नर होता है। उसके बाद जो सेकंड टियर है आपका म्युनिसिपल काउंसिल, और म्युनिसिपल काउंसिल जिसको हम नगर परिषद भी कहते हैं, और ये लगभग छोटे सिटीज या टाउन्स या सेमी अर्बन एरियाज के लिए ये बनाए जाते हैं, यानी कि नगर पंचायत से ऊपर का और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से नीचे, यानी कि मिडिल के बीच में ये रहते हैं। फिर नगर पंचायत वहाँ के लिए बनाया जाता है जो ट्रांजिशन में है, यानी कि जो आपका रूरल से अर्बन एरियाज में तब्दील हो रहा है। तो आप हमें बताइए कि जिस जगह पर आप रहते हैं क्या आपके यहाँ नगर पंचायत है या म्युनिसिपल काउंसिल है या फिर आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बात यहीं पर साफ हो जाएगी। उसके बाद देखिए आप फंक्शंस दिए गए हैं, फंक्शंस हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम कंज्यूम हो जाएगा। बेटर है कि आप बार बार इसे रिवाइज करिए, याद करिए और फिर एग्जाम में जाइए, आपका क्वेश्चन आता है तो आपका बन जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका कभी कभी डिवीजन ऑफ बिहार, ये इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। तो अगर आप डिवीजन को पढ़ के जाते हैं कौन कौन से एरिया इसमें आते हैं तो ये भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो ये भी टास्क मैं आपके लिए दे रहा हूँ कि पटना डिवीजन में कौन आ जाता है, उसका जो मुख्य सेंटर है, हेडक्वार्टर है वो क्या है। जैसे पटना डिवीजन का हेडक्वार्टर पटना ही है, मगध का हेडक्वार्टर गया है, मुंगेर का हेडक्वार्टर मुंगेर है, दरभंगा का आपका दरभंगा है, कोसी का सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, सारण, तिरहुत। तो ये ध्यान रखना है कौन कौन से रीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये भी ध्यान रखनी है। उसके बाद है आपका चीफ सेक्रेटरी का पद। नेशनल लेवल पर कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, स्टेट लेवल पर जो सबसे हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं वो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, जो आप समझिए कि सीएम का लेफ्ट हैंड या राइट हैंड जो भी है, काफी पावरफुल होते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है। इन्हीं की सलाह पर सीएम कार्य करते हैं और सीएम ही इनको चुनते हैं इन द नेम ऑफ गवर्नर, और ये सीएम को एडवाइज करते हैं। सेक्रेटरी होते हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, और सिविल सर्विसेज जो स्टेट के, जैसे बिहार स्टेट सिविल सर्विसेज, तो उनको भी हेड करते हैं और स्टेट सेक्रेटेरिएट को भी हेड करते हैं। तो ये थी पूरी पॉलिटी की लेक्चर। तो क्या आपको एक एक बात आसान तरीके से आसान भाषा में समझ में आया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और कैसा लगा आपको ये लेक्चर, और अगर आप इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करें, और हम उसके बाद आपके लिए लेक्चर फिर से लाने वाले हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, जो भी है। लेकिन आपका रिप्लाई का इंतजार रहेगा। और जाते जाते बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए, इस पूरे लेक्चर को देखें, और आपका एग्जाम निकलने वाला है। ये माइंडसेट बनाकर चलना है कि यस आई एम गोइंग टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन फॉर श्योर, ये आप लिखते रहें, ठीक है। और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन, वी आर वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, काइंडली डू रिप्लाई। और फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूले, वहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्विजेज करवाते हैं डेली बेसिस पे, पार्टिसिपेट करें। अब तक हमने 300 से ज़्यादा क्विजेज आई थिंक सो करवा दिए हैं, तो कम से कम क्विजेज का तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। थैंक यू वेरी मच।